दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकरार ये काफी दिनों से चल रहा है और अभी हाल ही में आईएएस अधिकारी और दानिश अधिकारियों को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जो अधिकार दिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार पर रहेगा, इसके बाद जिस तरह से दिल्ली में अराजकता का माहौल हुआ, कई वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली के एलजी और गृह मंत्रालय में इसकी कंप्लेंट की कि हमारे साथ मिसबिहेव किया जा रहा है और दिल्ली सरकार के मंत्री उन पर अनावश्यक काम करने का दबाव बना रहे हैं, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो और जो घोटाले घपले चल रहे हैं, जिनकी जांच चल रही है और जो महत्वपूर्ण फाइलें विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास है, उनसे छेड़छाड़ भी करने की संभावना है। इसको देखते हुए जब केंद्र ने गंभीरता को देखा तो इसके मामले में एक अध्यादेश जारी कर दिया और अध्यादेश में यह तय कर दिया कि एक कमेटी बनेगी और कमेटी ही ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी होंगे, दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे और एक गृह सचिव होंगे। आखिरी फैसला दिल्ली के एलजी का होगा। लेकिन अब इस अध्यादेश को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे वाला दिमाग लगा रहे हैं और उनकी कोशिश है कि यह अध्यादेश किसी भी तरह से लोकसभा में तो पास हो ही जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत है, लेकिन उनकी कोशिश है कि राज्यसभा में इस अध्यादेश को गिरा दिया जाए। और उसके लिए उन्होंने कवायद तेज की तो नीतीश कुमार का उन्होंने सहारा लिया। नीतीश कुमार जो 2024 में मुख्य प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, अब उनको लग रहा है कि इससे उनको चांस मिल रहा है। उनको अरविंद केजरीवाल जी तवज्जो दे रहे हैं, उनको बुलाकर अपने शीश महल में उनको पार्टी दे रहे हैं। उनको लगा कि शायद अरविंद केजरीवाल जी तुमको प्रधानमंत्री बनने के लिए सपोर्ट कर देंगे 2024 में, तो शायद कुछ ना कुछ डील अंदर हुई है, वो तो मुझे भी नहीं पता और वो अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई जान भी नहीं सकता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का जो इतिहास है, वो इतिहास से शायद नीतीश कुमार ने कोई सबक नहीं लिया और वो उनके पीछे खड़े हो गए। नीतीश बाबू हैं कि वो अरविंद केजरीवाल के घर आते हैं, मीटिंग करते हैं और वो फोटो वायरल हुई तो अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने कहा कि ये जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है दिल्ली सरकार के विरुद्ध हमारी शक्तियों को कम करने के लिए, उसको गिराने का मतलब है कि 2024 के चुनाव में यह मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार जा रही है। यानी उनको लगता है कि अध्यादेश के मामले में यदि अरविंद केजरीवाल जी के पीछे सब लोग विपक्ष के खड़े हो गए तो विपक्ष को एक मैसेज अरविंद केजरीवाल जी देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल जी अगर होंगे तो 2024 में मोदी को हराया जा सकता है। इस तरह की एक चालाकी भरा उन्होंने एक ये काम करना शुरू कर दिया। तो इसमें नीतीश बाबू बैटिंग करने के लिए मैदान में उतर गए। अरविंद केजरीवाल जी के लिए बैटिंग करने के लिए वो पहले दिल्ली आते हैं, पहले वो कर्नाटक के आप देखिए कि कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में गए और वहां से सीधा दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी के पास। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा भाई देखो ऐसा है, मेरी तो कांग्रेसी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि हम तो अलग चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अब कांग्रेस को भी समझ में आ गया कि जिस अरविंद केजरीवाल जी को वो सपोर्ट कर रहे थे, आखिरकार वो नुकसान अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को ही पहुंचा रहे हैं। राज्यों की सरकार के समय में हमने देखा गुजरात में, हमने देखा हिमाचल में, हमने देखा उत्तराखंड में कि दोनों ने समझौते कर लिए कि एक जगह कांग्रेस आगे रहेगी, एक जगह खुलकर आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। ये राज्यों की सरकार तक तो ठीक था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी नेता, बड़े बड़े नेता अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री चेहरा या यूं कहें प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, चौथी तरफ टीएमसी की हेड जो है ममता बनर्जी है और पांचवें नेता इसमें शरद पवार है। यानी 5 ऐसे बड़े नेता हैं जो अपना सपना देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मैं बन सकता हूं 2024 का। अब यह इन नेताओं का सपना है, लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा यदि दिमागदार है, पढ़े लिखे अपने को कहते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल जी की हिस्ट्री आप देखिए कि इन्होंने किस तरह से अन्ना हजारे का आंदोलन किया, उस आंदोलन को हाईजैक किया, उस आंदोलन के जरिए लोकप्रिय हुए
और फिर एक अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। हालांकि कसम खाई थी मैं राजनीति पार्टी नहीं बनाऊंगा, उसके बाद बनाई। जिन जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को स्टार बनाया, वो किरण बेदी साइड कर दी गई, प्रशांत भूषण साइड कर दिए गए, कुमार विश्वास साइड कर दिए गए, आशुतोष गुप्ता साइड, और ऐसे बड़े बड़े नेता जिसमें कपिल मिश्रा भी आज भाजपा में है, वो भी इनके साथ थे, लेकिन सब एक एक करके आउट कर दिए गए, क्योंकि सीधा सिद्धांत है अरविंद केजरीवाल जी का कि काम खत्म तो आदमी खत्म, यानी आउट कर दो। अब नीतीश बाबू को कैसे लगता है कि ये 2024 में अरविंद केजरीवाल जी आपके साथ खड़े होंगे? बिहार में आपको हो सकता है सपोर्ट कर दें, अस्तित्व तो कुछ है नहीं, लेकिन किस बिहार पे नीतीश बाबू घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि आखिरकार मुद्दा क्या है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें उनके मंत्री भी शामिल होते हैं, और वो सीधा कहते हैं कि भाई ये तो कांग्रेस को तय करना है कि केंद्र ईडी ला रहा है, सीबीआई ला रहा है, लोगों को गिरफ्तार करा रहा है, हमारा अध्यादेश अब उन्होंने लाकर हमारा अधिकार छीन लिया, तो अब कांग्रेस को तय करना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए उसे क्या करना है। संजय सिंह कहते हैं कांग्रेस को तय करना होगा कि वे लोकतंत्र भारतीय संघीय ढांचे के साथ खड़ी है या खिलाफ। अब आप समझ रहे हैं संघीय ढांचा क्या है, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र तो यह है कि देश की सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, देश की हाई कोर्ट में केस चल रहा है आपका, जो आपके नेता ईडी और सीबीआई ने पकड़े हैं, तो आप उस पर विश्वास करें। रही बात ट्रांसफर और पोस्टिंग की, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी, बाकी और सारे नेता रोज टीवी में बैठकर ये कहते हैं केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रहा, केंद्र सरकार हमें अधिकार नहीं दे रहा। तो कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, भाई अरविंद केजरीवाल जी ने 45 करोड़ रुपए जो अपने मकान बनाने में खर्च किए, मकान गलत कह गया मैं, महल, वो महल बनाने में जो खर्च किए उसमें तो कोई रुकावट नहीं आई, महल बनकर तैयार, अरविंद केजरीवाल जी उसमें शिफ्ट हो चुके, भाई उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। शराब घोटाला आपने, घोटाला गलत कहना क्योंकि अभी भाई सिद्ध नहीं हुआ, शराब नीति आपने बनाई, आबकारी नीति में परिवर्तन किया, वो तो इंप्लीमेंट कर दिया था, गली गली में शराब के ठेके खोल दिए, कितना विकास किया दिल्ली का, उसमें तो किसी ने नहीं रोका। तो ये शराब के ठेके गली गली खोल देते हैं, उसमें कोई नहीं रोकता। अरविंद केजरीवाल जी का महल बनकर तैयार हो जाता है, उसमें कोई नहीं रोकता। हां, दिल्ली की जनता के लिए अगर सड़क बनानी है उसमें रुकावट इनको दिखाई दे रही है, दिल्ली की जनता के लिए अगर कोई अस्पताल बनाना है उसमें इनको रुकावट दिखाई दे रही है, दिल्ली के बच्चों के लिए यदि कोई स्कूल बनाना है, यूनिवर्सिटी बनानी है, उसमें इनको दिक्कत दिखाई दे रही है। ये नाटक नौटंकी करके और इसी तरह का काम करते हैं। और अभी ताजा उदाहरण देखिए, सत्येंद्र जैन जो कि शेल कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए इधर से उधर करने की आरोप में जेल के अंदर बंद है। पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ तिहाड़ जेल से कि वो मसाज करा रहे हैं, होटल से खाना आ रहा है, ऐशो आराम की लाइफ जी रहे हैं। जब वो वीडियो वायरल हुआ तो जांच बैठी, और जांच बैठी तो जांच में सही पाया गया। अब उन पर वो बंदिश लग गई कि साहब जो होटल से खाना आ रहा था बाहर से वो नहीं आएगा, मसाज नहीं होगी। तो अन्न नहीं खा रहे, फल खा रहे हैं, जैन है, फल खाते हैं, फल खाते हैं तो आपका जो एक्स्ट्रा वेट चर्बी है वो घटती है। बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं 1-1 महीने का, 2-2 महीने का, तो वेट लॉस करने के लिए, शरीर के लिए फायदेमंद है। अब ये कह रहे हैं कि साहब वो बीमार हो गया। भाई सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बीमार कैसे हो गए? अगर वो हो गए हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? तो आप देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की बीमारी का ठीकरा भी मोदी के सिर फोड़ रहे हैं। ये देखिए केंद्र ने क्या हालत बना दी है, बड़ी चालाकी से लोगों के माइंड में ये मुद्दा सेट करने के लिए, नैरेटिव चलाने के लिए कैसा काम करते हैं। बहुत सारी जनता को लगेगा अरे यार मोदी जी ने बड़ा अत्याचार कर दिया, बेचारा देखिए कैसा सूख गया। जनता को जानना होगा, जानना चाहिए कि सत्येंद्र जैन जी की जिस जेल में मसाज हो सकती है, बाहर का खाना आ सकता है, वो जेल इन्हीं दिल्ली सरकार के अधीन है और केजरीवाल जी के अंदर है।
केजरीवाल जी के अधीन ही वो जेल है। उस जेल में खाना पानी जो भी कुछ सत्येंद्र जैन तक पहुंच रहा है, यहां तक कि डॉक्टरों की व्यवस्था अगर वो करना चाहें तो जेल के अंदर कर सकते हैं और बड़े से बड़े अस्पताल में केजरीवाल जी इलाज भी करा सकते हैं सत्येंद्र जैन का। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी शायद चाहते ही नहीं है कि सत्येंद्र जैन और जो मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं वो कभी बाहर आए या तो वो स्वस्थ हों। मुझे तो नहीं लगता, लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा। भाई केजरीवाल जी ऐसा नहीं कर सकते कि अपने खास आदमी को ऐसा किनारा करेंगे वो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि देखिए कैसे व्यक्ति हैं केजरीवाल जी कि जैसे ही मनीष सिसोदिया जेल में गए उनका घर खाली करा लिया, अपने लिए तो 45 करोड़ का नया महल, और दोस्त के लिए या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे भाई, उनका घर भी खाली करा लिया। कैसा तरस खाया इन्होंने, क्योंकि भाई इनको लगा अब तो ये जेल गया, ये तो बाहर आएगा नहीं, तो किनारा करो, आतिशी को बना दो, बना दिया। अब इसी तरह सत्येंद्र जैन जी को यदि कोई तबीयत में गड़बड़ी है, यदि वेट लॉस हो रहा है, वो तो दिखाई दे रहा था भाई, बढ़िया से 5-10 उसके डॉक्टर लगा दो जरा, और डॉक्टरों से वहां दवाई चलवाओ, उनका पूरा चेकअप कराओ। ये किसने रोका है? जेल तो आपके अधीन है। आप बहाना बनाकर ये सब गड़बड़ी कराना चाहते हैं और आरोप मोदी पर मढ़ना चाहते हैं और कह रहे हैं मोदी जी ने मरवाना चाहते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो भी इस वीडियो को सत्येंद्र जैन के चाहने वाले या रिश्तेदार देख रहे हो, मनीष सिसोदिया के रिश्तेदार देख रहे हो, वो समझें, केजरीवाल जी के चरित्र को समझें, वो क्या चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। पढ़े लिखे हैं भाई, बहुत कम पढ़ा लिखा तो उनकी बात को समझ भी नहीं सकता। तो ये समझें और ये जनता भी समझे कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो किस लिए लगा रहे हैं, ताकि मोदी को घेरा जा सके। और इसीलिए अध्यादेश के मामले को लेकर वो नीतीश कुमार को आगे कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी को ये जिम्मेदारी दे दी कि भैया आप विपक्ष के नेताओं को इकट्ठा करो और सबको तैयार करो कि केजरीवाल के पीछे खड़े हो जाए और इस अध्यादेश को पास ना होने दे। तो नीतीश बाबू सीधा कर्नाटक शपथ ग्रहण में गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से तो मिले ही थे, वहां तो बात कोई रह ही नहीं, लेकिन अब वो बात करने के लिए गए अध्यादेश पर वोटिंग ना करने के लिए, कांग्रेस को तैयार करने के लिए, क्योंकि केजरीवाल जी सीधा बात नहीं कर सकते और कांग्रेस समझ गई है कि ये ही एक पार्टी ऐसी है जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को जितना भी वोट पड़ रहा है वो सब कांग्रेस का वोट शिफ्ट हो रहा है। तो कांग्रेस को अगर 2024 में अपने आप को स्थापित करना है, मोदी के सामने राहुल गांधी को चुनाव लड़वाना है और अपने को नंबर 3 नंबर 4 पर नहीं ले जाना, तो कांग्रेस को यह समझ में आ गया है कि उसको अपना स्टैंड क्लियर रखना होगा और उसको राहुल गांधी को आगे लाना होगा, बाकी लोग उसके पीछे खड़े हों, ना कि बाकी पार्टियों के साथ खड़ा हो जाए। बहरहाल इस मुद्दे पर नीतीश बाबू बैटिंग करने निकले हैं और केजरीवाल जी के लिए विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं। देखते हैं वो विपक्ष को इकट्ठा कर पाते हैं कि नहीं, देखते हैं कि कांग्रेस अध्यादेश पर क्या करती है। लेकिन इसी बीच केंद्र को पहले ही पता लग गया था कि ये नाटक नौटंकी करेगा विपक्ष, और हो सकता है इस अध्यादेश के मामले में सारा विपक्ष एक हो भी जाए, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो ही जाते हैं। वो कहावत है गांव की हमारी, चोर चोर मौसेरे भाई। वो कहावत क्यों बनाई? क्योंकि चोर जो होता है और कोई दूसरे गांव का चोर हो, कोई दूर का भी चोर हो, मौसेरे भाई मतलब जैसे भाई भाई बन जाते, तू मेरी मौसी का लड़का है, ऐसे ही मित्रता कर लेते हैं। तो जो भ्रष्ट नेता हैं वो ईडी सीबीआई से मुकाबला करने के लिए मोदी को हटाने को तैयारी करेंगे ही कि भैया ईडी सीबीआई ये तो जेल में ठूंसती ही रहेगी, आपके भ्रष्टाचार पर प्रहार होता ही रहेगा अगर मोदी प्रधानमंत्री रहे। तो ये सारे इकट्ठा होंगे, लेकिन मोदी जी पहले ही समझते थे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाल चुके हैं। इस फैसले को चुनौती देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दी थी ट्रांसफर पोस्टिंग की केजरीवाल जी को, क्योंकि वो जानते थे कि ये विपक्ष सारा एक हो जाएगा, क्योंकि ये कोई नहीं चाहता कि ईडी सीबीआई इस देश में स्वतंत्रता से काम करे। अधिकारियों पर प्रेशर बनाना, उनसे उल्टे सीधे काम कराना, ये तो नेताओं की आदत है। और इसलिए आईएएस लॉबी इकट्ठी होकर के वो
गृह मंत्रालय में कंप्लेंट कर चुकी है, एलजी को कंप्लेंट कर चुकी है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका लगाई जा चुकी है। अब इस मामले में सुनवाई होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट सारे हालातों को देखते हुए जब फैसला देगा तो अध्यादेश की जरूरत भी मोदी को नहीं पड़ेगी। तो इनका जो एजेंडा है वो धरा का धरा रह जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन एक बात तो सिद्ध हो गई कि तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या ये केजरीवाल और राहुल गांधी, ये सब एक मुद्दे पर एक हो रहे हैं और वो है भ्रष्टाचार पर प्रहार करती एजेंसियां। उस मुद्दे पर ये अपनी जान बचाने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए एकजुट हो गए हैं। कोई विचारधारा नहीं है, कोई इनका एजेंडा नहीं है, एक सूत्रीय एजेंडा है, लूटो और लुटवाओ। अब मोदी जी का खाओ ना खाने दूंगा नारे के विरुद्ध ये उतरे हैं। देखना होगा 2024 के चुनाव में किसकी जीत होती है, सत्य की, ईमानदारी की या भ्रष्ट नेताओं की। जनता तय करेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।